यूट्यूब चैनल विद्यासागर कोचिंग में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के भूगोल का चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपभोग, और इनके बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या है, भारत संसाधन। तो पहले जाते हैं संसाधन क्या है। तो संसाधन की जब बात करते हैं तो संसाधन वे सारी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं संसाधन यानी कि मानव जीवन के उपयोग में आने वाली समस्त वस्तुएं संसाधन कहलाती है। मानव जीवन के उपयोग में आने वाली समस्त वस्तुएं क्या कहती है, संसाधन। जैसे कि जल, पेड़, पौधा। अब संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, भौतिक संसाधन या जैविक संसाधन। ये दो तरह के हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो भौतिक संसाधन में, तो भौतिक संसाधन में क्या होगा, भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सब भौतिक संसाधन में आते हैं। लेकिन जब जैविक संसाधन की बात करें तो वनस्पति, जलीय जीव, ये सब आते हैं। और भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। यानी चाहे भौतिक संसाधन की बात करें या जैविक संसाधन की बात करें, जब तक तकनीक नहीं होगा तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं हो पाएंगे। ठीक है। अब हम जिम्मरमैन, जैसे कि इन्हीं सबको देख के जिम्मरमैन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। ये संसाधन को हम लोग बनाते हैं तकनीक के आधार पर, यानी उपयोग करके बनाते हैं। उसके बाद अगला बात है सेवा को संसाधन माना गया है। यानी कि अगर हम बात करें तो सेवा यानी कि कोई काम वगैरह करता है उसे भी हम संसाधन के तौर पे मानते हैं। अब संसाधन किसी भी देश की आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। यानी किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड क्या होता है, संसाधन। किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड क्या होता है, संसाधन। अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जो जैव, अजैव। अब जैव की बात करते हैं तो जैव की बात अगर हम यहाँ पे करें तो जैव जिसमें जान हो, जैव की बात क्या करें, जिसमें जान हो उसे जैव संसाधन, और जिसमें जान ना हो उसे बोलेंगे अजैव संसाधन। जिसमें जान नहीं होगा उसे अजैव संसाधन, जिसमें जान होगा जैव संसाधन। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं, तो यही बात देखिए, बोला गया कि सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन और निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन बोला गया है। अब इधर की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि उपयोगिता के आधार पर, अगर हम उपयोगिता के आधार पर बात करें तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन जो तुरंत हम बन जाए उसे नवीकरणीय संसाधन, यानी वैसे संसाधन जो पुनः प्राप्त किया सके, फिर से प्राप्त किया सके, उसे नवीकरण। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन प्राणी, ये सब क्या है, पुनः प्राप्त किया सकते हैं और इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब एक सतत प्रवाह संसाधन, जो सतत प्रवाह संसाधन की ये हमेशा मिलते रहता है। और एक होता है जैव संसाधन, जिसमें कि वन और जीव यानी कि जिसमें जान होते हैं। अब अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि अगर हम बात करें अनवीकरणीय संसाधन को भी, तो दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है पुनः चक्रीय जैसे कि फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे धातु। अब अचक्रीय जैसे हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन भी उसे हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। अब स्वामित्व के आधार पर, यानी कि स्वामित्व के आधार पर बात करते हैं तो संसाधन हमारे चार प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये सब संसाधन क्या व्यक्ति स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं। अब बात करते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन, तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत। जैसे ये मेरा स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन है तो इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, तो ये क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन होगा। जैसे भूखंड, घर, वाहन, तो उस पर किसी खास व्यक्ति का संसाधन, इसलिए इसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन, इसमें किसी खास समुदाय या समाज के लोगों का स्थान होता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। देखिए ये बात लिखा गया। जैसे हम बात करते हैं भूमि, मंदिर, मस्जिद, तालाब, समुदाय वन, ये सब किसी खास समुदाय के लोगों का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं समुदाय। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसमें राष्ट्र का अधिकार हो। किसका अधिकार है, राष्ट्र का अधिकार, उसे राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। और किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कि कोई भी देश के अंतर्गत जो भी संसाधन होते हैं उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करें कि वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी देश की तटरेखा से, अगर हम बात करें कोई देश की तटरेखा है तो उस देश की तटरेखा से लगभग 200 किलोमीटर दूर
200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी उस देश के, जिस देश का वो क्षेत्र होता है, उस देश पर व्यापार वगैरह करने का अधिकार होता है। अब हम बात करें विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार होते हैं। तो विकास के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन, संचित कोष संसाधन। तो संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन, संचित कोष संसाधन। तो संभावी संसाधन की बात करें, वैसे संसाधन जिसे हम भविष्य में उपयोग में लाने की संभावना है, जिसे भविष्य में उपयोग लाने की संभावना है, उसे संभावित संसाधन बोलते हैं। और जैसे हिमालय के क्षेत्र का खनिज और पवन और सौर ऊर्जा, हिमालय क्षेत्र का खनिज, पवन और सौर ऊर्जा। अब बात करते हैं विकसित क्षेत्र। तो विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जाता है, उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जाता है, उसे बोलते हैं विकसित संसाधन। क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन बोलते हैं। यानी कि जो तकनीक है अगर उसके आधार पर हम उपयोग में ला सकते हैं तो उसे विकसित, यानी विकास हो चुका है, उसको हम बस उपयोग में लाना है। अब भंडार संसाधन वैसे संसाधन जिसे है लेकिन तकनीक के उपयोग, तकनीक के अभाव में, तकनीक मेरे पास नहीं है, इसीलिए उसे हम वर्तमान में उपयोग में नहीं ला सकते, उसे बोलते हैं भंडार संसाधन। यानी जिसको तकनीक के आधार पर हम उपयोग में ला सकते हैं विकसित संसाधन है, तकनीक के अभाव में, मतलब वो तो है लेकिन तकनीक मेरे पास नहीं है तो नहीं ला सकते, तो वो हो जाएगा भंडार संसाधन। अब संचित कोष संसाधन, तो वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक का प्रयोग में लाया जाता है, उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जाता है, वो संचित कोष संसाधन बोलते हैं। अब संसाधन नियोजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को सही तरीके से उपयोग करना, उसे बोलते हैं संसाधन नियोजन। क्या बोलते हैं? संसाधन का नियोजन। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से कुछ पॉइंट है। संसाधन संरक्षण, तो संसाधन संरक्षण में बचाना, कोई चीज़ का संरक्षण में बचाना। अब संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब महात्मा गांधी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि आप लिखिएगा। तो महात्मा गांधी का जो स्लोगन था, महात्मा गांधी ने कहा था कि देखिए हमारे पास, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए, ये आप लिख लीजिएगा, ये एग्जाम पे लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। पेट भर, उनका कहना भी सही था कि अगर हम अपनी ज़रूरत के लिए चाहें तो बहुत है, लेकिन अगर पूरा घर सोचे उसे तो उतने के लिए नहीं है। अब इसी तरह मेधा पाटेकर जो थे, इनका संबंध, मेधा पाटेकर जो थे इनका संबंध किससे था? तो मेधा पाटेकर का संबंध था नर्मदा बचाओ से। किससे था? नर्मदा बचाओ से। ठीक है। वही तरह अगर हम बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध था चिपको आंदोलन से था। किससे था? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से था। किससे था? चिपको आंदोलन से था। अब आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए संदीप पांडे तो संदीप पांडे की बात करते हैं। तो संदीप पांडे का संबंध किससे था? तो संदीप पांडे जो था, संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचयन से था। क्या था? वर्षा जल संचयन से। संदीप पांडे का संबंध क्या था? वर्षा जल संचयन से और कृषि भूमि विस्तार से भी था। 1968 में क्लब ऑफ रोम संसाधन संघ की वकालत की थी। ठीक है, 1968 में क्लब ऑफ रोम संसाधन की थी। फिर स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? शमशेर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? शमशेर है। क्या देखिएगा, फिर स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार सब पढ़े थे। तो देखिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के अगर लेखक की बात आएगी, किसकी बात आएगी? लेखक की बात आएगी तो होगा शमशेर। कौन होगा? शमशेर। देखिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल में किस संसाधन संरक्षण से संबंधित किसका कौन से व्यक्ति विचार पढ़े थे? गांधी जी का। अब हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन के संदर्भ बदल दिया गया है। हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संदर्भ पर बल दिया गया है। सॉरी, यहाँ बल दिया गया नहीं, बल दिया गया आप लिखिएगा। ये जो द है इसे आप हटा दीजिएगा, यानी यहाँ पे ये बल होगा। ठीक है। अब पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में, कहाँ पे? स्टॉकहोम में विश्व सम्मेलन गया। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम कहाँ पे विश्व सम्मेलन रखा गया? तो स्टॉकहोम में। कहाँ रखा गया था? स्टॉकहोम में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? स्टॉकहोम की बात करते हैं। कहाँ रखा था? स्टॉकहोम में। पर्यावरण सम्मेलन कहाँ रखा गया था? स्टॉकहोम में रखा गया था। कहाँ? स्टॉकहोम में रखा गया था। अब बात करते हैं कि स्टॉकहोम में कब? तो ये 1972 में। कब रखा गया? 1972। अब पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो पर्यावरण दिवस हम 5 जून मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून मनाते हैं।
अब देखिए डाकुओं की अर्थव्यवस्था, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या, ये इंपॉर्टेंट देखिए। तो मानव तकनीक के शोषणात्मक एवं दोहन प्रवृत्ति, ये लगातार हम बोले, तो वही डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा गया कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक मानव तकनीक की दोहन मानव शोषणात्मक एवं दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा गया। क्या कहा गया? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अब सतत विकास, तो पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए यानी बिना नुकसान पहुँचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए यानी भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है, ऐसी धारणा ही सतत विकास कहलाती है। यानी अगर हम पर्यावरण को ऐसा विकास करें जिससे कि किसी को ये क्षति ना पहुँचे, तो ऐसी धारणा सतत विकास कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य याद रखना है। तो बात करें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगर द्वितीय की बात करें तो द्वितीय हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में। और ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। और 1997 में इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। 1997 में इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। तृतीय सम्मेलन जो था 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। कहाँ? जोहान्सबर्ग में। तो प्रथम कहाँ हुआ था? ठीक है, अगर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें, ठीक है, तो प्रथम हुआ था रियो डी जेनेरो में, दूसरा न्यूयॉर्क में, तीसरा जो हुआ था जोहान्सबर्ग में। प्रथम रियो डी जेनेरो, दूसरा न्यूयॉर्क, प्रथम रियो डी जेनेरो, दूसरा न्यूयॉर्क और क्या कहते हैं उसके बाद फिर न्यूयॉर्क, तीसरा जोहान्सबर्ग। अब रियो डी जेनेरो के सम्मेलन में कार्यक्रम 21 एजेंडा को स्वीकृत किया गया। देखिए, तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन में क्या हुआ था? तो रियो डी जेनेरो 1992 के जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो था, इसमें कार्यक्रम 21 को स्वीकृत किया गया था। अगर हम बात करें 1997 में जापान के क्योटो में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए पूर्व सम्मेलन आयोजित किया हुआ। 1997 में जापान के क्योटो में पृथ्वी को 1997 में जापान के क्योटो में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ? क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ। कौन सम्मेलन का? क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ। अब क्योटो सम्मेलन में क्या हुआ था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्योटो सम्मेलन विश्व में पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन कहा था। देखिए, तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन और ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव MCQ देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद।